आज हमारे देश में, हमारे संविधान में हेट स्पीच के लिए, आतंकवाद के लिए जो कानून है वो धर्म देखकर बदल दिए जाते हैं? ये सवाल हमें पूछने की ज़रूरत है। सवाल है कि किस तरीके की मानसिकता को आज पनपने दिया जा रहा है। सवाल ये है कि जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ने आते हैं, जो लिटरेट है, उनको क्यों जेलों में बंद कर दिया जा रहा है? सवाल ये है, ये हमें पूछना ज़रूरी है। अगर ये इतने ही स्ट्रांग है और इतने ही कॉन्फिडेंट है और उन्हें लगता है कि जनता इतनी ही खुश है, तो क्या ज़रूरत है कि जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं आप उन्हें जेल में डाल दें? तब तो कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जनता तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पप्पू टाइम्स। अभी हम दिल्ली में हैं, दिल्ली के प्रेस क्लब में हैं, जहां पर पिछले दिनों जो आंदोलन हुआ था एनआरसी और सीए और एनपीआर के खिलाफ, उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए थे, उसके गिरफ्तारी हुई थी तमाम छात्रों को, चाहे उमर खालिद हो, मिरान हैदर हो, तमाम लोगों, खालिद सैफी हो, तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। और उसके बाद उनकी रिहाई को लेकर आज प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उसके बाद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इनसे ही बात करेंगे कि 1000 दिन हो गए उमर खालिद की गिरफ्तारी को, इसको कैसे देखती हैं मैम? 1000 दिन हो गए गिरफ्तारी को, आखिर क्यों रिहाई नहीं हो रही है, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, रिहाई के लिए जो कायदे कानून इन्होंने डाले हैं यहाँ पे, जो अगर आप लॉ देखेंगे उसको यूएपीए बोलते हैं। और यूएपीए ऐसा कानून है जिसमें ट्रायल का कोई प्रोटोकॉल होता ही नहीं है। मतलब वो सीधा जेल में डालते हैं, बिना बेल के आपको रख सकते हैं बहुत दिनों तक, जब तक उन्हें ऐसा लगता है कि चार्जशीट पूरी नहीं हुई है। और ये जो काला कानून है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। और आज हम जो देख रहे हैं कि जितने लोग किसी भी तरीके से सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारे लोगों पर यूएपीए लगाया गया। भीमा कोरेगांव के केसेस में यूएपीए लगाया गया है, सिद्दीक कप्पन के ऊपर यूएपीए लगाया गया था। उनको भी इतना समय हो गया 2020 के बाद, अब जाके वो निकल पाए। उनकी क्या गलती थी कि वो बस एक दलित महिला का जो रेप हुआ था उस पर रिपोर्टिंग करने गए थे और उसकी उन्हें इतनी बड़ी सज़ा मिली। तो ये जो कानून है, ये कानून खुद ब खुद बहुत ही एक काला कानून है। इसी वजह से जो है उनकी रिहाई आज नहीं हो पाई। मैम, लेकिन अगर छात्रों पे आतंकवाद जैसी धारा लगती है, एनएसए, यूएपीए, देशद्रोह या आतंकवादियों पर लगता है, तो क्या आप भी एक महिला है, छात्रा होंगी, तो क्या छात्राओं पे अगर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो रहा है तो क्या लग रहा है, इसको गलत है? बिल्कुल गलत है। मैं खुद एक छात्रा हूँ और आज जो हमारे जो जनता है उसमें से 0.01% जो बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं। और वो इसीलिए पहुंचते हैं, इतनी हर्डल्स को क्रॉस करके इसलिए वो वहां तक पहुंचते हैं कि वो सोच पाएँ, वो बोलने की हिम्मत कर पाएँ और यहाँ पे उनको ये फैसिलिटीज़ मिले कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई से वो इस देश में जो भी हमारी सोसाइटी में जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों का कोई समाधान निकाल पाएँ। और यही समाधान निकालने ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप उमर खालिद बोलिए, गुलफिशा बोलिए। गुलफिशा क्या करती थी सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में? एडल्ट एजुकेशन के क्लासेस लेती थी। वहाँ पे जो महिलाएं आती थी अपने घरों से, जो शायद कहीं उनका स्कूल छूट गया होगा, उन लोगों को पढ़ाती थी। तो आप इनके काम देखिए, वहाँ पे वो किन चीज़ों में लगे हुए थे, इन चीज़ों को देखिए। ऐसा क्या किया है इन स्टूडेंट्स ने? सवाल ये है, वो जगह जगह जाके प्रोटेस्ट में क्या बोल रहे थे? अगर सच में हम जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स आज किस चीज़ में एंगेज है, तो वो सोसाइटी में जो रियल बदलाव आने की ज़रूरत है उसी में एंगेज्ड है। और इसी की उन्हें सज़ा मिल रही है। इसी की वजह से उन्हें आज सरकार उनको जेलों की सलाखों के पीछे रखना चाह रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग सोचें, वो नहीं चाहते हैं कि लोग वो चाहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही उन्हें अपना पूरा ज्ञान मिले। वहाँ पे सरकार जो उन्हें बताए वही सिर्फ चीज़ें वो सुन पाए। मैम, आप कह रही हैं कि हम लोगों को जागरूक कर रहे थे, महिलाओं को जागरूक कर रहे थे, अलग अलग आंदोलन में जा रहे थे। सरकार और पुलिस कहती है कि आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के मास्टरमाइंड है उमर खालिद। और सरकार और पुलिस जब ये कहती है तो हमें सरकार और पुलिस से ये पूछना चाहिए कि वहाँ पे कैमरा पे ये चीज़ रिकॉर्डेड है कि कपिल मिश्रा ने वहाँ पे स्पीच दी। तो अगर उन्हें सरकार और पुलिस को ये ज्ञान है, तो मुस्कुरा के दिए थे ना कपिल मिश्रा। बिल्कुल। और अगर सरकार को ये ज्ञान है कि कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है, कौन आतंकवादी है, कौन नहीं, तो आज तक कपिल मिश्रा को क्वेश्चनिंग के लिए क्यों नहीं बुलाया जाता है? अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं क्वेश्चन बुलाया? तो क्या था, वो कह रहे मुस्कुरा कर बयान दे दिए, तो क्या हो गया? क्या ये चीज़, क्या आज हमारे देश में, हमारे संविधान में हेट स्पीच के लिए, आतंकवाद के लिए जो कानून है वो धर्म देखकर बदल दिए जाते हैं? ये सवाल हमें पूछने की ज़रूरत है। ये सवाल हम नहीं पूछ रहे। जब लोग कहते हैं कि उमर खालिद मुसलमान है, उसने अपने हक की बात की और इसीलिए उसको आतंकवादी बोल दिया जाता है, तो हमें सवाल पूछने की ज़रूरत है। जो दूसरे धर्म से यहाँ पे लोग हैं जो ये सारी बातें सही में जो कह रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेड है, जो कैमरा पे रिकॉर्ड किया गया है, जैसा कि आप कह रहे हैं मुस्कुराते हुए रिकॉर्ड किया गया है,
मैं नहीं, कोर्ट में तो बोला गया है ना। बिल्कुल, इन लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, इन लोगों को एक दिन के लिए जेल नहीं होती है। तो क्या धर्म देखकर कानून हमारे देश के आज बदल दिए जा रहे हैं, ये सवाल है। मैम आपसे एक मेरा सवाल है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कपिल मिश्रा का बयान हो, चाहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान हो, जी जी, वहीं अगर हियरिंग जब होती है तो कहते हैं कि उनसे पूछा जाता है कि क्या आपने भड़काऊ भाषण दिए, तो कहते हैं नहीं, तब उनको छोड़ दिया जाता है। वहीं अगर इनकी उमर खालिद की बात की जाए तो उमर खालिद के लिए ट्रायल भी नहीं हो रहा है। जी मैडम, इसको कैसे देख, क्या आपको लगता है कि जो जुडिशरी है, जो अदालतें हैं, वो भी भेदभाव कर रही हैं? बिल्कुल भेदभाव कर रही हैं। अगर आप जो हाई कोर्ट में जहाँ पर उमर खालिद की बेल की रिजेक्शन हुई, वहाँ पे आप कोर्ट प्रोसीडिंग सुनिए, मतलब जो जजमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है अगर आप देखिए, तो वहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है कि एक्चुअली स्पीच में क्या कहा गया। वहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद पे बात हो रही है। मतलब ये लोग अब तो कोर्ट में बैठ इनकलाब जिंदाबाद की नारा क्यों लगाए? बिल्कुल, और कोर्ट में बैठ करके इस चीज पर डिबेट, नारा लगाना गुनाह हो गया है? अगर गुनाह होता तो इन्हें अपने जेलों में, अपने ऑफिसों में भगत सिंह का फोटो जो है उसे उतार के रख देना चाहिए। अगर ये गुनाह होता तो हमारे देश में जो सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं ना, वो सारे इनके गुनहगार आज हो जाते। और सच में अगर आज भगत सिंह होते, उनको भी ये सरकार जेल में ही डालती, क्योंकि अगर आज भगत सिंह होते तो वो भी यही बातें कहते, वो भी इक्वालिटी की, समानता की ही बात करते, इक्वालिटी फॉर जस्टिस, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते। और सीएए, एनआरसी जैसे कम्युनल कानून का विरोध करके ये लोग इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहे थे। मोदी जी कामों से कितना खुश हैं? आपको क्या लगता है आज हम यहाँ पे 1000 दिन जो उमर खालिद के जेल में गलत तरीके से उन्हें जेल में रखा गया है, अगर हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो आपको क्या लगता है हमें कितनी खुशी होगी मोदी जी की? बात ये नहीं है कि हम उनके पॉलिटिक्स से एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते हैं, बात ये है कि प्रधानमंत्री जो सबसे ऊंचा पद होता है देश में, उस पद पे वो जो बैठे हैं और उस पद के जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको वो निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे। आज आप जिस तरीके की रेल दुर्घटना हुई है उड़ीसा में, आप रेल दुर्घटना की हालत देख लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक समय पे 3 ट्रेनें जो है इस तरीके से कोलाइड कर रही है? हमारे पास कोई रेलवे में मैकेनिज्म नहीं है। और सालों हम देखते हैं कि हमारी तरह ही युवा निकल कर आते हैं और वो लड़ते हैं सड़कों पे कि हमें रेलवे में नौकरी दिला दीजिए, हमें यहाँ सरकारी नौकरी दिला दीजिए। अब रेल दुर्घटना की बात की है, प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी जाकर दौरा किए हैं, देख रहे कितने एक्टिव हैं, जाकर भारत माता की जय के नारा लगा रहे हैं। बात ये है कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए थे, ये दुर्घटना होनी ही नहीं चाहिए थी। बात ये है दुर्घटना क्यों हुई, ये सवाल उठाना हमारा सरकार से हक है। ये हर सिटीजन को, हर उस इंसान को जिसके परिवार से कोई ना कोई इस दुर्घटना में मरा है, हर उस इंसान को जिसे बिना टिकट के ट्रैवल करना पड़ता है और बिना ये सोचे हुए कि आगे जाकर इस तरीके की दुर्घटना से उन्हें सामना करना पड़ेगा, उनका ये सवाल उठाना हक है। आज रेलवे, हम जानते हैं कि किस तरीके की गरीबी देश में है। इस हालत में ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो कॉमन पब्लिक है, जो कॉमन जनता है, वो अवेल कर पाती है रेलवे को छोड़ के? एक रेलवे ही है जो ज़्यादातर लोगों को इस देश में, कितना ऐसा आप अगर देख लेंगे आप बैठ करके कि कितने ऐसी नौकरियां हैं जो अभी तक पोस्ट फुलफिल नहीं की गई है। इतने सारे युवा हैं जो 3 लाख के करीब तो इसी में खाली है। बिल्कुल, और इन पोस्टों को खाली छोड़ा जा रहा है, पर इस तरीके की चीज़ के लिए उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। इस तरीके के दुर्घटना का प्रिवेंशन के लिए उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई सामान नहीं, कोई पर्सनल नहीं है। ये सवाल हम क्यों नहीं उठाए? मास्टरमाइंड बताया जा रहा था दंगों को आप लोगों को, बताएं वो मास्टरमाइंड, वो एविडेंस प्रूफ करें। वो तो कह रहे हैं साजिश के तहत दंगा किया गया है, आंदोलन किस तरीके से साजिश? दंगा किया ऐसे तो कल को वो बोल देंगे, कोई भी उनके खिलाफ सवाल उठाएगा वो कहेंगे ये साजिश है, जो कि हमने भीमा कोरेगांव में देखा। भीमा कोरेगांव के जो सारे साथी हैं वो हम जानते हैं कि किस तरीके से वो आदिवासियों के जो मुद्दे हैं उनके बारे में वो बात करते हैं। हमने देखा है किस तरीके के दलितों के मुद्दे हैं उनके बारे में बात करते हैं। भीमा कोरेगांव में किस चीज़ का प्रोग्राम होता है? एनुअली जनवरी 1 तारीख को दलित, वहाँ पे सारे जो हमारे दलित साथी हैं वो जाते हैं और वो उस चीज़ को कमेमोरेट करते हैं, क्योंकि एक विक्ट्री थी, वो जातिवाद के खिलाफ एक विक्ट्री थी, उसके लिए एक प्रोग्राम किया गया था। और इस तरीके की चीज़ के लिए उस प्रोग्राम को अलट पलट करके वो अपने हिसाब से इस चीज़ को बोलते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन का एक अटेम्प्ट किया जा रहा था। तो ये सवाल उठाने की ज़रूरत है कि 80 साल का इंसान या कोई 90% डिजेबल्ड इंसान, ये क्या सच में, या 70% जो है फादर स्टैंड्स
स्वामी को इतनी सारी हेल्थ की दिक्कतें थी, ये सारे लोग आप कह रहे हैं, आप सच में कह रहे हैं जनता को कि ये सारे लोग आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता को इस बात का विश्वास करना चाहिए। क्या आज जनता की इतनी ही मतलब इस तरीके से हम कुंद बुद्धि हो चुके हैं कि हमें ये बातें साफ साफ दिखाई नहीं दे रही? ये सवाल उठाने की जरूरत है। चलिए मैम, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, इतनी समस्या बता दी आपने कि सरकार ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, लेकिन जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं तहाँ तहाँ भाजपा चुनाव जीत रही है। तो हमें जनता खुश है तभी तो वोट दे रही है। आपका ये चीज तो मानना होगा ना मैम कि जनता खुश है तभी तो वोट दे रही है भाजपा को। अगर हम बैठे ना सर ये एनालिसिस करने के लिए कि कितनी जनता निकल के जाती है, कितनी जनता को जबरन ले जाया जाता है, कितनी जनता एक्चुअली वोट पे पहुंचती है, तब बहुत अलग डिटेल्स बाहर निकल के आएंगे। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि किस तरीके की मानसिकता को आज पनपने दिया जा रहा है। सवाल ये है कि जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ने आते हैं, जो लिटरेट है, उनको क्यों जेलों में बंद कर दिया जा रहा है? सवाल ये है, ये हमें पूछना ज़रूरी है। अगर ये इतने ही स्ट्रांग है और इतने ही कॉन्फिडेंट है और इन्हें लगता है कि जनता इतनी ही खुश है, तो क्या ज़रूरत है कि जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं आप उन्हें जेल में डाल दें? तब तो कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जनता तो आपसे खुश है, जनता तो खुद इन लोगों को चुप करा देगी। चंद लोग आपके खिलाफ कोई सवाल उठा रहे हैं, आपको ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हो रही है कि आप उन्हें आतंकवादी बता देते हैं, आप उन पे यूएपीए कानून लगा देते हैं? सिद्दीक कप्पर ने ऐसा क्या टेररिज्म किया था? आप ही की तरह पत्रकार थे, अपना काम करने गए थे, उनको क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि आधी रात में दलित महिला के शव को जला देना चाहिए, उनके परिवार से पूछना नहीं चाहिए, उनसे कंसेंट नहीं लेना चाहिए इसके बारे में? तो बात यह है कि सवाल गलत पूछे जा रहे हैं, और बात यह है कि जिस तरीके की मानसिकता है, जिस मानसिकता में नफरत हो उस मानसिकता को पनपने दिया जा रहा है, जिस मानसिकता में थोड़ा भी एक सवाल करने की एक ऊर्जा हो उस मानसिकता को दबाया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम बात करने में। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं जेएनयू की स्टूडेंट हूँ। बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। तो अभी हम प्रेस क्लब में हैं, जहाँ पर हमारे पास जेएनयू की एक छात्रा थी, उन्होंने तमाम मुद्दों पर हम जानने का प्रयास किया। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाल वाली बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।